अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले अदलिया के हवाले से। अदलिया में चेंजेस आई हैं और इनकलाबी चेंजेस आई हैं, और कहा जाता है कि 2022 के बाद मुसलसल पाकिस्तान के अंदर ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो शायद पाकिस्तान की तारीख में ये चेंजेस देखना मुमकिन ही नहीं था। खास तौर पे अगर बात की जाए अदम एतमाद, पाकिस्तान में अदम एतमाद की जो तहरीक आई वो पहली दफा आई, और अदम एतमाद की तहरीकें पहले भी आई लेकिन कामयाब पहली दफा हुई। इसी तरह जजेस हमेशा जो हैं वो एक तरतीब होती है, सीनियर 3 जजेस होते हैं, जैसे कि इस दफा जस्टिस मंसूर शाह साहब सीनियर 3 थे और उन्हीं का नाम बतौर चीफ जस्टिस चल रहा था, पर 26वीं आईनी तरमीम आ गई और उसके बाद जजेस जो हैं अब फिर पार्लिमानी कमेटी के जरिए या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस के तौर पर सामने आ चुके हैं। ये चेंजेस क्यों आई हैं, इसके पीछे पसे पर्दा मामलात क्या थे और 26वीं आईनी तरमीम की जरूरत क्या थी इस वक्त मौजूदा हालात में, जब मुल्क मुआशी तौर पर बदहाल है, मुआशी तौर पर मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, अदम इस्तेकाम है, सियासी पार्टियों में आपस में मुफाहमत नहीं है, हमाहंगी नहीं है। उस मौके पर ऐसी इख्तिलाफी तरमीम लाने की जरूरत क्या थी और इस तरमीम को पास कराने के लिए इतनी एफर्ट्स क्यों हुई और मौलाना फजल रहमान ने क्या यू टर्न लिया? ये तमाम तर सवालात होंगे आज के प्रोग्राम में जिसपे हम डिस्कस करेंगे, और इसी प्रोग्राम में इसी मामलात का सलूशन भी हम अपने मेहमानों से मालूम करें, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो सीनियर 3 जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन से। हमारे साथ कराची से ज़ुहैब जरदारी साहब मौजूद हैं और एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रोग्राम भी करते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से। और राना इब्रार साहब खुद एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इन सारे मामलात पे दोनों हमारे मेहमान बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज जी सबसे पहले कराची से करते हैं, ज़ुहैब जरदारी से, और उसके बाद हमारे राना इब्रार साहब से गुफ्तगू करें, क्योंकि चेंजेस जो आई हैं वो इस दफा भी सिंध से आई है। और सिंध से कैसे आई है जी? सिंध से इसलिए आई है कि कहा जाता है कि जरदारी साहब ने इस दफा 26वीं आईनी तरमीम में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो ज़ुहैब जरदारी साहब, आप भी जरा बताइएगा कि ये चेंजेस क्यों जरूरी थी, मतलब 26वीं आईनी तरमीम इतनी जरूरी क्यों थी, जिसके लिए जरदारी साहब खुद एफर्ट ली, मौलाना साहब जो पीटीआई के साथ थे उनको भी मनाया, और साथ साथ हमने देखा कि बीएनपी भी मानी, लेकिन उन्होंने फिर इस्तीफा दिया उनके सेनेटर्स ने, और अख्तर मेगल साहब ने कहा कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था और ये जबरदस्ती हुआ। तो जरूरत क्या थी 26वीं तरमीम की? सवाल में एक चीज तो है कि ये पार्लियामेंट का हक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो किसी भी तरह का कानून पास करे और किसी भी तरह की आईनी तरमीम करे, और यही पार्लियामेंट की इस कार्रवाई का नतीजा है कि 73 के आइन में चलते चलते आज 26 तरमीमें हो चुकी हैं और आइंदा दिनों में भी होती रहेंगी, क्योंकि अब आइन तो बन चुका है। अब ये वक्त के साथ साथ इसमें तरामीम होती रहेंगी। तो इसका ये है कि ये कोई मावराए आइन काम नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी जो है वो कानून साजी आइन में तरमीम करे। कानून साजी में तो चले आपको ये कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, इस तरह से चीजें तो हो रही है। अब इसमें चाहे हमें आइडियोलॉजी बताई जाए कि भाई यूं किया हो रहा था क्योंकि अदलिया में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की भरमार थी, इसीलिए जो आम लोगों के केसेस थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, आम जो साइलिन है वो परेशान हो रहे थे। तो ये बात दिल की तसल्ली तक तो ठीक है, लेकिन जाहिर है इसका एक जो सबब देखा जाए बैक डोर या पर्दे के पीछे, तो वो यही था कि ये हुकूमत नहीं चाह रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक मामला पहले ही बना हुआ था, तो हम सबको पता था कि कौन अब आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, और इस तरह ये मामला चलता रहा। तो ये नजर में आ रहा था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो शायद 27 तक रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए मुनीब अख्तर आएंगे, फिर जया आफरीदी साहब का नंबर तो तीसरे पर था। लेकिन फिर जिस तरह ये आर्मी चीफ की तकर्रुर होता है, उसी तरह के उन्होंने मामला लाकर यहाँ पर खड़ा किया। तो ये ठीक है कि जजेस को की तकर्रुर इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो बस ये भी हुआ है कि हमारे पास 2-2 महीने के चीफ जस्टिस आए हैं, 1.5 महीने के चीफ जस्टिस आए हैं, तो वो 1.5 महीने में क्या कर सकता होगा वो चीफ जस्टिस। तो मेरे ख्याल में ये तो ठीक है कि आप चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए करें, और मेरे ख्याल में ये 3 साल इनफ है। लेकिन मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में आप शायद ये भी तरमीम देखेंगे कि फिर चीफ जस्टिस का एक्सटेंशन वाला मामला भी सामने आ जाएगा
क्योंकि आपने आर्मी चीफ का भी की जो मुद्दत है वो 3 साल रखी थी, लेकिन फिर बड़े लॉन्ग टर्म हो गए ना, यही अफरीदी तो बड़े लॉन्ग टर्म हो गए, वो तो काफी अरसे तक है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये तरमीम आई है कि चीफ जस्टिस 3 साल के लिए होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। ये शायद हो सकता है आने वाले दिनों में हमें पता चल जाए। और चीफ जस्टिस तो है तरमीम, अब 68 साल तक होगी, आप कहना चाह रहे हैं 68 साल तक हुआ करेगी आगे चल के? कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है ना भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। राना इकरार साहब को क्या यही है कि ये बस हुकूमत चाह नहीं रही थी कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह आए, इसलिए ये हुआ है। बाकी आप इसके दिल बहलाने को जितनी बातें करना चाहें कर सकते। सही। राना इब्रार साहब भी क्योंकि इस्लामाबाद के ऐवानों में मौजूद हैं, प्रोग्राम एंकर हैं और सारी सूरत हाल से बड़े खूबी वाकिफ है। इब्रार साहब, ये मामला क्या हुआ? ये मतलब कि 26वीं तरमीम आ गई, इतनी क्या ये जरूरत थी? मतलब अवाम को इससे बड़ा कोई फायदा होने वाला था, कोई बड़ा सुकून मिलने वाला था अवाम को 26वीं तरमीम से? 18वीं तरमीम की तो समझ आती है कि जी अदारे उधर उधर चले गए, सूबे बाख्तियार हो गए। 26वीं तरमीम के पीछे क्या मंतक है? जी थैंक यू मुदस्सर। बात यह है कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन बहुत हो चुकी है। न्यूट्रल व्यू को भी शक से देखा जाता है, और न्यूट्रल व्यू सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में अब रहा नहीं है। या आप मेरे साथ हैं या आप मेरे मुखालिफ हैं, ये वाले जो एक मोड बन गया है सोसाइटी का, ये बहुत डेंजरस है। अब ये जिस तरह के जरदारी साहब कह रहे थे, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि हो सकता है वो ठीक कह रहे हूं, लेकिन बात यह है कि इस बात को तो देखने की जरूरत है ना, ये जायजा लेने की जरूरत है कि पाकिस्तान का अदालती निजाम, जुडिशल सिस्टम कहां स्टैंड कर रहा है, क्या वो डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जी आप सिर्फ अदलिया की बात क्यों करते हैं, जुडिशल सिस्टम की बात क्यों नहीं करते? क्यों करते हैं बाकी चीजों की, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी इदारे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? तो गुजारिश ये है मुदस्सर के अदल जो है वो सबसे अहम चीज है सोसाइटी के लिए, रियासत के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के निजाम के लिए। आपको याद होगा, मुझे बात करना, मैं आता हूं ना, मुझे बात करने दें। बात यह है कि कुछ अरसा गुजर गया है, आप भी इस्लामाबाद में थे, मैं भी इस्लामाबाद में था। यहाँ हम सड़कों पर एक वो नज़म बहुत सुनते थे कि अदल बिना जमहूर ना होगा, रियासत होगी माँ के जैसी। याद है आपको? तो वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई कामयाब हुई थी, एक इनकलाब आया था, और उसके बाद कितना अरसा गुजर गया है, ये 2007 की बात है, 2008 की बात है। क्या हमें ये मुड़कर जायजा नहीं लेना चाहिए कि जो वो गोल्स थे या वो ख्वाब थे, क्या वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुए हैं? क्या वो गोल्स हासिल हुए हैं? पाकिस्तान का अदालती निजाम किस तरह वर्क कर रहा है, ये दुनिया में आलमी रेटिंग में कहां पर स्टैंड करता है? क्या आपने और मैंने ये नहीं देखा था कि वो जिला चंदियोट का थाना भवाना है, उसमें पुलिस अफसरान वीडियो नहीं देखी थी हमने कि वो छितर मार रहे हैं एक बंदे को, और उसके बाद इन्हीं अदालतों ने उनको बरी कर दिया आदम सबूत की बिना पर। यार ये जो है ये या इस तरह के हमने रात के 12 बजे हमने 100 लोगों एक्शन होते देखे हैं, लेकिन मुदस्सर लेकिन 26वीं ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि अभी अब मार खाएगा वो, कैसे फैसला ऐसा नहीं दिया करेंगे, हम अच्छे फैसले दिया करेंगे। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये 3 जजेस अब कायनात नाम आया करेंगे, उसमें जिस पे हमारा दिल करेगा उसको हम आगे चीफ जस्टिस बनाएंगे। उसमें ये हमारा किसका दिल करेगा? पार्लियामेंट फैसला करेगी ना, हमारा किसका दिल करेगा? आप 60 दिन होना चाहिए, रिफॉर्म क्यों नहीं किया, ये सवाल है ना अवाम का। आप मुझे बता दें कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जजों को अपॉइंट करते हैं क्या? जजों की पोस्टिंग करते हैं? दुनिया के जिस भी मुल्क में सिस्टम कामयाबी से चल रहा है, वहां पर पार्लियामेंट
जजों की तैनाती करती है, बाकायदा हेयरिंग होती है, इंटरव्यूज करती है पार्लियामेंट जजों के, और पार्लियामेंट की कमेटियां होती हैं। ये नहीं होता कि 342 का ऐवान इंटरव्यू कर रहा हो या उसका फैसला कर रहा हो। 342 के कंसेंट के साथ कमेटी फैसला कर रही होती है। मुझे ये बताएं कि आपने सिंध से बात शुरू की, सिंध में अभी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है डॉक्टर शाहनवाज कुमार का, तो उसमें मुझे बताएं कि जो अदलिया शराब की एक बोतल निकलने के ऊपर सोमोटो ले लेती थी, अब भी उस अदलिया का क्या किरदार है कि एक आदमी जिसकी सिर्फ ये गलती है कि उसने अपनी लोकेशन बताई कि मैं भागा हुआ नहीं हूं, मैं यहां पर कराची में इस होटल में मौजूद हूं और मैं खुद को कानून के हवाले करना चाहता हूं, मैं बेगुनाह हूं, मेरे केस की इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, अगर मैं गुनाहगार निकलूं तो मुझे सजा दी जाए। उस आदमी की, उस डॉक्टर शाहनवाज की ये गलती थी, नाकाबिले तलाफी गलती साबित हुई है कि उसने कहा मैं फलां जगह पर मौजूद हूं। मैं कहता हूं अगर डॉक्टर शाहनवाज अगर अपनी लोकेशन ना बताता तो वो आज जिंदा होते। हमारे इस अदालती निजाम ने, जुडिशल सिस्टम ने क्या इंसाफ दिया है उसके बीवी बच्चों को क्या इंसाफ दिया है? जी राना साहब, जोएब साहब जरा जरदारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जोएब साहब जरा आप बताइए, क्योंकि हमने इस पूरे 17-18 साल के जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस में आर्मी चीफ की तैनाती, क्योंकि ये वही वाला फार्मूला हो गया ना कि 3 नाम आएंगे, 5 नाम आएंगे, अब तो 3 है इस पे, वैसे तो आर्मी में 5-5 नाम 6-6 नाम भी आए हैं, तो उसमें नाम आएंगे और जो हुकूमत होगी, वजीर आजम होगा, वो उसमें से एक पसंद करेगा, इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी होगी और उसके बाद फिर उस नाम को रेकमेंड करके उसको बना दिया जाएगा। तो ये तजुर्बा पाकिस्तान में, क्योंकि इब्रार साहब कह रहे हैं जी मगरबी ममालिक में ये तजुर्बा होता रहा है, बड़ा कामयाब है। जमहूरी ममालिक है, मैं कह रहा हूँ जमहूरी ममालिक में, जमहूरी ममालिक में, चले इसको ऐड करते हैं जमहूरी ममालिक में, तो हमारे यहाँ ये तजुर्बा कामयाब रहेगा? देखिए, बात तजुर्बे की नहीं, बात है असल में जमीनी हकायक की। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस एक्टिविज्म की जो राना साहब बात कर रहे हैं कि जाहिर है हम सब उसमें हमारा हिस्सा है। जब अदलिया की बहाली के लिए जो तहरीक चल रही थी, मैं क्योंकि 12 मई को कराची में था तो मैं उसका तस्वीर लगा हूँ कि किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर से गोलियां गुजर रही थी, सहाफ़ियों को गोलियां लगी, लोगों को मारा गया। तो वकला जिस तरह से सड़कों पर थे, उसी तरह मीडिया भी सड़कों पर ही थी, मीडिया पर भी उसी को हाईलाइट किया गया था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम और आप सब मिलकर एक आज़ाद खुद मुख्तियार अदलिया चाह रहे थे, एक ऐसी अदलिया जो अवाम को इंसाफ फराहम करे और जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए, और उसके नतीजे में हम सबको कामयाबी मिली और दोबारा अदलिया जो है वो एक बड़े आबोताब के साथ बहाल हुई। लेकिन फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि उसके बाद फिर हमने देखा कि वो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो जनरल से ज्यादा डिक्टेटर बनकर बैठ गए, और फिर जिस अंदाज से उन्होंने अदलिया को चलाया, उन्होंने तमाम इदारों को मफलूज किया, उन्होंने हुकूमत को मफलूज किया, वजीर आजम को यूं चुटकी में घर भेज दिया। तो ये जो सिलसिला फिर शुरू हुआ, इसने एक टकराव की सूरत हाल पैदा कर दी इदारों के दरमियान। चुटकी वाला जो आपने बात की, तो चले यूसुफ रजा गिलानी चुटकी में गए, तो नवाज शरीफ साहब भी तो चुटकी में गए, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे साकिब साहब, तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कि मतलब जिस इंसान की बहाली के लिए कौम ने कुर्बानियां दी, लाशें उठाई या लोगों को मारा गया, और फिर उसकी कुर्बानियों के बाद जो आकर चीफ जस्टिस बैठे, उसने तो फिर लाइन ड्रॉ कर दी ना। फिर उसने तो रिवायत बना दी कि भाई चीफ जस्टिस सिर्फ इंसाफ फराहम नहीं करता, चीफ जस्टिस तो इदारों को भी चलाएगा, चीफ जस्टिस तो यूं सोमोटो लेगा, शराब की बोतलों पे सोमोटो लेगा, फिर तो वो यूं कर देगा। चीफ जस्टिस का काम नहीं है डैम फंड, चीफ जस्टिस का काम नहीं सोमोटो लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर नीचे तो आप आती ये चीजें, अगर इफ्तिखार चौधरी सही माना में जो चीफ जस्टिस का काम है वो करते, तो फिर बाकी आने वाले जजों को ये जरूरत ही नहीं होती कि वो डैम के फंड जमा करते या फिर दूसरे वजीर आजम को घर भेजते सिर्फ छोटी सी चीज पर। तो मकसद ये है कि भाई अदलिया इस वक्त ये महसूस करा रही थी, गुड टू सी यू, आप भूल गए कि जहां पर सारी चीजें हो रही थी, शहर जल रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं गुड टू सी यू। तो भाई मसला ये है कि हुकूमत इस चीज से तो नहीं डर गई कि मंसूर अली शाह भी कहीं आ जाएं और फिर गुड टू सी यू वो भी कहें, कि इस चीज से तो डर के 26वीं तरमीम तो नहीं की हुकूमत ने?
वो भी सकता है, लेकिन देखें मकसद ये था कि भाई जमहूरी निज़ाम में जो राणा साहब कह रहे हैं उसमें हम और आप सब यकीन रखते हैं कि अगर निज़ाम जमहूरी है तो फिर सुप्रीम जो है वो इदारा वो पार्लियामेंट है। वो पार्लियामेंट वो इदारा है जो जिसको हम वोट देते हैं, वो मुंतखब होकर आता है, वो अवाम का इदारा है। इससे कतई नजर के हम इलेक्टोरल सिस्टम पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उसमें हमारे हजारों सवाल आते हैं और हजारों एतराजात हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, लेकिन फिर भी लूली लंगली जमहूरियत आपकी किसी आलीशान डिक्टेटरशिप से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जो हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम इस पर यकीन रखते हैं, बिलीव है हमारा। तो उसमें कम से कम पार्लियामेंट ने ये बता दिया है कि भाई हम सुप्रीम है। ये थोड़ी होगा कि जज को जज मुकर्रर करेगा। और बड़ी बात क्या थी, आपको पता है अहमद अली शेख साहब हमारे चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट की, वो उसके नीचे जजों को बुलाया गया, उसको कभी नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि ये कैपेबल नहीं है, कि भाई वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो कैपेबल नहीं है, लेकिन उसके जूनियर जज हैं वो कैपेबल हो गए, उनको कभी भी नहीं बुलाया सुप्रीम कोर्ट में। उससे नीचे आप 3 जज लेकर चले गए। तो अपनी मनमानी अपनी चॉइसेस पे चल रहा था। एक तो चीज ये, एक और आइन में तरमीम में एक जो पॉजिटिव चीज है कि अब तमाम सूबों को एक जैसी उसमें सुप्रीम कोर्ट में मिलनी चाहिए भाई नुमाइंदगी। मेरे तीन जज हैं सिंध के, बाकी पंजाब के 12 जज हैं, बाकी केपीके के 2 हैं, बलूचिस्तान का 1 है। तो फिर तो कहाँ होगा इंसाफ, बाकी सूबों को तो मिलेगा नहीं। यानी कि जो एसएमपी महरूमी के छोटे सूबों में वो तो फिर आला अदलिया के अंदर भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया जिस डगर पर निकली थी उसको रोकने के लिए, उसको सही सिमत में लाने के लिए ये जरूरी था कि उसको उसकी अपॉइंटमेंट कोई और अथॉरिटी करे, ना कि वो खुद बैठकर अपने हिसाब से बैठ के करें। तो मेरे ख्याल में अच्छा जो जुडिशियल कमीशन बना है उसमें अदलिया भी के लोग भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होगा, उसमें पार्लियामेंट के लोग भी हैं, उसमें सियासी लोग भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है अगर नियत ठीक के साथ ये होता है। और अभी तक तो कोई खैर रिजल्ट नहीं आया। मेरा जो इस वक्त जो मेरे जहन में सवाल ज्यादा उभर रहा है, और वो राणा साहब मेरी रहनुमाई भी करते हैं कि तो जो सीनियर जो जज जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बने, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, तो उनका अब स्टेटस क्या होगा कि वो अपने जूनियर के साथ काम करेंगे या फिर वो जिस तरह फौज में सुपरसीड होकर चले जाते हैं वो ये सुपरसीड हो गया। जहां तक मेरा ख्याल है आर्मी वाला चक्कर होगा ना कि जज बन जाए तो सीनियर को इस्तीफा देना होता है। तो ये होगा। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि आप दोनों मेहमान यही कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया है, तो वो जो हमारा अदलिया का 126वें नंबर से ज़ात का स्टेटस है कि ये कारकर्दगी के लिहाज से 126 में 27वें नंबर पे है, तो अब कुछ ग्राफ बेहतर हो जाएगा इसके बाद? जी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बल्कि जो जरदारी साहब ने सवाल उठाया है वो उसके ऊपर बात करूं कि आर्मी में भी कोई मैंडेटरी नहीं होता कि सीनियर को लाजमी जाना है। सीनियर आज खुद इस्तीफा दे देता है, कोई वो जूनियर के नीचे काम नहीं करना चाह रहा होता। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जस्टिस याहिया अफरीदी का नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो मैं समझता हूं मेरे दानिश के मुताबिक अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर काम ना करना चाहते तो कल उनका रिजाइन आ जाता। उनका रिजाइन नहीं आया, इसका मतलब है कि वो अब काम करना चाहते हैं। आज की जो अपडेट है वो स्पेशल बेंच पे नहीं बैठे मंसूर अली शाह, जो स्पेशल बेंच बनाया था उसमें मना कर दिया कि हम नहीं, मैं नहीं बैठूंगा उसमें। वो बेंच की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर रिजाइन आना होता तो आ चुका होता कल ही जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जहां तक आपके सवाल की बात है तो मैं उस पर आता हूं। गुजारिश ये है मुदस्सिर के अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ सियासत में उलझ जाएगी तो फिर पाकिस्तान की अदलिया का नंबर आलमी रेटिंग में 126वां या 140वां हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद हुआ ये कि 18वीं तरमीम में जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को दे दी थी 52(8)B की डिसॉल्वेशन के बाद, वो पावर अदलिया ने अपने पास, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने पास रख ली, वो 183(4) की शक्ल में, और हुकूमतों को, वजीर आजम को घर भेजने का काम शुरू कर दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस तरीके की जो ताकत है ना या आजादी है, उसका अंजाम क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये बाजू जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, तो क्या हम कहेंगे कि जिस्म सेहतमंद है? हम ये कहेंगे कि जिस्म बीमार है। लिहाजा एक तवाज़ुन होता है, इकोनॉमिक पावर होती है, अख्तियारात का तवाज़ुन होता है, रियासत उसके साथ चलती है। तो दुनिया में ऐसा देखा गया है।
दुनिया में ऐसा आ रही है मेरी आवाज? हाँ, देखा गया है कि ये चीजें रिजॉल्व हुई हैं दूसरे मुल्कों में। मैं समझता हूं कि किसी हद तक जुडिशल सिस्टम की फंक्शनिंग बेहतर होगी, जो दर्जा अव्वल तक जो है ना वो चला जाएगा, या सिविल जज तक ये चला जाएगा, रातों रात कोई जुडिशल सिस्टम में चमत्कार हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। किसी हद तक लोगों के मसाइल हल होंगे, जुडिशल सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी बहुत कुछ रिफॉर्म्स करनी है। ये बात नहीं है कि ये आखिरी रिफॉर्म्स हैं बस इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इस हद तक जरूर है कि लोगों की जो अपीलें पड़ी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनका नंबर आने का इम्कान है। मैं आपको अपनी मिसाल बताऊं, मेरा एक मामला पड़ा है, कैबिनेट डिवीजन की एक अपील पड़ी है मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। मैंने एक इंफॉर्मेशन मांगी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट डिवीजन से, और वो इंफॉर्मेशन मांगे हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। 1.5 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील पड़ी है जिसको सिर्फ नंबर लगाया गया है, वो अभी तक टेकअप नहीं हुई है, वो उसकी हेयरिंग नहीं हुई है। आप मुझे बताएं, आप साथी हैं, मैंने 2 साल पहले एक इंफॉर्मेशन मांगी थी, उस दिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। 2 साल के बाद हालात इस हद तक तब्दील हो जाते हैं कि उसकी वैल्यू वो नहीं रहती है। तो ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि जज कहें कि हम इंसाफ कर रहा हूं, आम आदमी कहे कि इंसाफ हो रहा है। क्या पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है? इंसाफ की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं, आपने देखा नहीं है कि किस तरीके से एम्प्रेस मार्केट का वाकया और नस्ला टावर का वाकया, क्या ये वाले काम आपको नजर आता है कि वाकई इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में? कि एक शरीफ आदमी ने अगर एक इन्वेस्टमेंट हो गई है तो वो जो लोग थे, वो जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो कहां चले गए? उनके घर बर्बाद हो गए। सिर्फ इस एक चीफ जस्टिस के जो है उनका बेटा भी वही कारोबार करता था और कारोबारी मसाबकत थी, इसलिए वो गिरा दिया गया। और सैकड़ों नस्ला टावर पाकिस्तान में खड़े हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। जो क्लियर तजावजात हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे करके, गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैरिया टाउन बना लिए गए हैं, वो उनका क्या हुआ है? बैरिया टाउन कराची का क्या हुआ है? वो आपको याद है 190 मिलियन पाउंड का मामला? और वो डैम कहां गया है? वो जो अस्पतालों के ऊपर जो बाबा जी छापे मार रहे थे, वो क्या हुआ? उसका क्या हुआ? अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं एक सहाफी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के फजाई दिफा का सरबराह बन जाऊं, उसको कंट्रोल करूं, या बहरी दिफा का सरबराह बन जाऊं और उसको कंट्रोल करूं। क्या ये आपको नजर आता है कि ये होना चाहिए? ये इस तरीके से काम चल सकता है? रियासत फंक्शनिंग कर सकती है इस तरीके से? हमें बिल्कुल ठीक कहा, नीचे तक जाना चाहिए इस्लाहात को, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हुई है। सही। अच्छा इकरार साहब, ये बताइए, ये थोड़ा सा आवाम सरप्राइजिंग किस्म के मामला देख रही है कि मौलाना साहब आईनी तरमीम के मामले में पड़े, पीटीआई की एक तरह मौलाना ने खिलाफ वर्जी कर दी वादे की, फिर भी वोट भी दिया, और उसके बाद हमने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा को जमानत मिल गई। तो कहीं डील शील तो नजर नहीं आ रही, या कोई और मामला है, या फिर कानून इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? नहीं, वो जमानत का ताल्लुक 26वीं आईनी तरमीम से तो मुझे तो नजर नहीं आता है। वो जमानत का ताल्लुक किसी और चीज से हो। मामला को ऐसा तो नहीं कि हुकूमत के साथ कोई डील की हो, कहा यह जाता है, आवाम सोच रही है ना कि नहीं, देखो पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज्यादा है, लेकिन हर चीज डील का नतीजा नहीं होती। इसके ऊपर डील नहीं हुई है 26वीं आईनी तरमीम पर, लेकिन किसी और मामले में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक आप मौलाना की बात कर रहे थे, तो मौलाना ने फुल बार्गेन किया, गिव एंड टेक किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर है। जरदारी साहब दुरुस्त कह रहे थे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आसिफ जरदारी साहब की बात नहीं कर रहा मैं, तो उन्होंने जो बार्गेन किया है कि पहले 18वीं तरमीम पर भी बार्गेन किया था मौलाना ने, कुछ ऐसी शिक्कें आइन में शामिल करवा ली थी जो कि
काबिले एतराज भी बनती हैं। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम से पहले पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर मुसलमान होना चाहिए था और वजीर आजम कोई भी बन सकता था, लेकिन मौलाना ने गन पॉइंट के ऊपर ये क्लास शामिल करवाई थी आइन में 18वीं तरमीम के वक्त के वजीर आजम भी सिर्फ मुसलमान ही बन सकता है पाकिस्तान में। अब उन्होंने एक, मैं समझता हूं, गैर आइनी शिक आइन में शामिल करवाई है जो कि सिस्टम नहीं चल सकता। वो शेक जो है 31 दिसंबर 2027 तक सूद के खात्मे की शेक है। वो मैं आपको एक क्वेश्चन उठाता हूं आपके सामने। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान 1 जनवरी 2028 के बाद जो मुल्की और गैर मुल्की कर्जे हैं इन पर वाजिबुल अदा सूद पे कर सकेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक को, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, नूर बैंक को, दीगर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इमरान साहब शायद उससे पहले एक तरमीम और ले आए और कहें कि जी वो वाली नहीं, ये तो सपोजिशन है ना, ये तो अगर के ऊपर है, अगर पर बात नहीं की जाती। आज जो हमारे सामने है आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 31 दिसंबर 2027 के बाद हुकूमत पाकिस्तान कोई सूद अदा नहीं कर सकेगी कर्जों पर। तो फिर दुनिया को तो मैसेज चला गया है कि आपने अपना डेट सर्विसिंग जो कि मार्कअप या इंटरेस्ट जो भी कहलाता है, जो रिबा में आता है, वो आप 31 दिसंबर 2027 से पहले ले लो। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ये आपको नहीं दे पाएगी। अगर देगी तो ये गैर आईनी होगा, ये करप्शन में, ये गबन में शुमार होगा। लिहाजा इस तरह से सिस्टम नहीं चल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, कमजोर जमहूरियत में ये शख्साने भी हो जाते हैं। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसको एड्रेस करना पड़ेगा पार्लियामेंट को कभी ना कभी, वरना सिस्टम स्टक ऑफ हो जाएगा। अच्छा राना साहब, क्योंकि प्रोग्राम का नाम डिस्कशन सोल्यूशन है, तो प्रोग्राम में इसका सलूशन जाए कि ये जो दो सवालात उठे हैं, एक तो मौलाना साहब ने आईनी तरमीम में मुफाहमत का किरदार अदा किया, और उसके बाद आप की हालात बेहतर देख रहे हैं, मुस्तकबिल में PTI को भी स्पेस मिल है, क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? खदशात हैं, बहुत बड़े खदशात हैं। सबसे बड़ा खदशा जो है वो सूबा सिंध के हवाले से है, क्योंकि मौलाना ने, बिलावल साहब जब जाते रहे मौलाना के घर पर, मुज़ाकरात हुए तो मौलाना ने मांगी थी दो चीजें। एक चीज मांगी थी नून लीग से कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाओ, जिसके ऊपर तो बार्गेन हो गया, वो तो मौलाना का मुतालबा पीछे चला गया। लेकिन बिलावल साहब से जो मुतालबा किया इन मुज़ाकरात के दौरान मौलाना ने, वो ये मुतालबा किया कि मुझे सिंध में पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। और मुझे पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान मौलाना के पीछे आशीर्वाद हासिल है मौलाना को कि आप जाओ सिंध में सियासत करो, अपोजिशन बनो, आप अपोजिशन को लीड करो। और किसी वजह से मौलाना हिचकिचा रहे थे, सिंध में नहीं जा रहे थे, और इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट नाराज हुई है मौलाना से, उनके कशीदगी पैदा हुई है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौलाना जाकर सिंध में पीपल पार्टी को चैलेंज करे। सिंध की जो सेकुलर सोसाइटी है, जो सूफिया की तालीमात के मुताबिक लोग चलते हैं, उसको जाकर बुनियादी सोसाइटी बनाए। जी रान साहब, ये मुतालबा तो एमक्यूएम से एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी, मौलाना को ही क्यों चुना गया? नहीं, एमक्यूएम मजहबी सियासत कर सकती है क्या? कहती तो है, सोसाइटी को कन्वर्ट नहीं कर सकती एमक्यूएम, बुनियाद परस्त इंतहा पसंद नहीं बना सकती है, वो एक जो बंदी जमात बना सकती है। इसलिए ये जो है राशिद सोमरो का जो किरदार है, आप जानते हैं, राशिद सोमरो जब इलेक्शन लड़ता है लाड़काना से, सिटी इत्तेहाद के नाम से लड़ता है, और सिटी इत्तेहाद में वो सारी तंजीमें शामिल होती हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा तंजीमें बनी हुई होती हैं। कौन कौन उसके साथ खड़ा होता है आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो ये जो मौजूद होते हैं उनके साथ, PTI तो होती है, लेकिन और भी बहुत सारी तंजीमें होती हैं जो के एस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा कहलाती हैं, वो भी साथ में होती हैं।
तो ये जो खदशा है कि सिंध जिस तरह आप देखें कि पिछले दिनों क्या हुआ कि ये जो तौहीन के मामला केसेस हैं, वाकयात हैं, क्वेटा में, सबात में, लाहौर में होते रहे, सोसाइटी खड़ी नहीं हुई, लेकिन सिंध में सोसाइटी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप बगैर किसी तहकीकात के सिर्फ इल्जाम की बुनियाद के ऊपर लोगों को नहीं मार सकते हो। सोसाइटी ने रिजिस्ट किया है, बहुत बड़ा, और हमें फख्र है सिंध के ऊपर। लेकिन यही खटक रहा है, कांटा खटक रहा है कि इसको जाकर आप बुनियाद परस्त सोसाइटी में कन्वर्ट करें, इंतहा पसंद बनाए लोगों को। इसके लिए स्पेस मांगी गई है और क्वेश्चन ये है कि क्या पीपल पार्टी ये स्पेस दे पाएगी? क्या ऐसा होना भी चाहिए? ये बड़े अहम सवालात आपने उठा दिए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया राना इब्रार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में राना इब्रार और ज़ुहैब ज़रदारी मौजूद थे और जैसे कि आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, हमने आज 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से डिस्कस किया और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो अवाम है उसको क्या फायदे होंगे। और इस हवाले से जैसे इब्रार और ज़ुहैब ज़रदारी साहब ने जिक्र किया कि यकीनी तौर पर अवाम अच्छे की उम्मीद लगा रही है और उम्मीद अच्छे ही लगानी चाहिए कि आइंदा अदलिया और ज्यादा मजबूत होगी, हालात मजीद बेहतर होंगे और ये सियासी पार्टियां जो है इस्तेकाम की तरफ जाएंगी। तो आज के प्रोग्राम में हमने जो मौज़ूआत डिस्कस किए उसका सलूशन यही है, निकला है मेहमानों की जानिब से कि बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाए, मफाहमत की जाए, मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए मिलकर सब पार्टियों को इक़दाम उठाने चाहिए। इसके अलावा मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।